डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछली कुछ क्लासेस में देखा, हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर आपको बताया था 4 टॉपिक्स कवर होने थे, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। अभी तक जो हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कवर कर लिया था और हम सर्कुलेशन का टॉपिक कवर कर रहे थे। सर्कुलेशन वाले टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेशन हमारी बॉडी में क्यों होता है। सर्कुलेशन का पहला फायदा बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स। एनिमल्स में जो खाना वो डाइजेस्ट करते हैं, जो पचाते हैं, वो एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट मतलब पूरी जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन जरूरी है। नंबर 2, जो एनिमल सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, वो ब्लड से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन जरूरी है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। आपकी जिस्म के अंदर अलग अलग ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनको टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है सर्कुलेशन। चौथा है मेटाबॉलिक वेस्ट। जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, उनको इकट्ठा करके किडनी तक पहुंचाना, किडनी उसको फिल्टर करके निकाल देते हैं, तो ये सारा काम भी सर्कुलेशन की वजह से मुमकिन होता है। फिर इसके बाद एक और आपको बात बताई थी, सर्कुलेशन आपकी बॉडी में एक समान एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो सर्कुलेशन की वजह से। इसके अलावा सर्कुलेशन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। तो वो सर्कुलेशन में, एनिमल्स में सर्कुलेशन के लिए आपको 2 बताया था, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टिश्यूज होती हैं। एक होती है ब्लड और दूसरा लिम्फ। ब्लड एक टाइप का लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक टाइप का फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें 4 मेन कंपोनेंट्स बताए थे। एक बताया था प्लाज्मा, नंबर 1 इज प्लाज्मा। दूसरा बताया था कौन सा? एरिथ्रोसाइट, जिसको आम जबान में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तीसरा बताया था ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम कॉमनली व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और चौथे होते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट, जिसको कॉमनली कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो आपके ब्लड में ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट को कहते हैं। आपके ब्लड का लिक्विड वाला जो पार्ट है, जो मीडियम है, प्लाज्मा है। इसके बाद आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। इनका नंबर आपको बताया था, गर्ल्स में इसका नंबर 4 से 4.5 मिलियन होता है पर डेसिलीटर ऑफ ब्लड। फीमेल के अंदर आरबीसी का नंबर 4 से 4.5 मिलियन होता है, जबकि मेल्स के अंदर इसका नंबर 4.5 से 5 मिलियन पर डेसिलीटर ऑफ ब्लड होता है। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स को आम जबान में व्हाइट ब्लड। तो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स ये आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपकी बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होता है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको बताया था, अगर इनका एक रेशो होता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच में एक रेशो होता है। जितने आपके खून में आरबीसी होंगे, उसके रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से 1 से 5% डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है। जो आरबीसी का नंबर होगा आपके खून में, उसके हिसाब से डब्ल्यूबीसी का नंबर 1 से 5% के बीच में लाई करता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ये डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, प्रोग्रेस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, जिसको आम जबान में ब्लड कैंसर कहते हैं। समझ आ गई बात? थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स का मतलब होता है वो कंपोनेंट जो आपके ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब आपको कहीं कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, खून निकल आता है, तो खून जो है, ब्लड जो है, वो थोड़े वक्त के बाद क्लॉट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। यूसुफ ये बताइए, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? हमारी बॉडी में इंजरी हुई, कट लगेगा, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होती है। बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? जो खून आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा? जो है
अब्दुल्ला, जो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह यह है खुदा ने ना आपके खून के अंदर एक कंपाउंड होता है, कौन सा हेपेरिन नाम का एक सब्सटेंस हो, एक केमिकल सब्सटेंस आपके खून में मौजूद है, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? एंटीकोएगुलेंट। आपके ब्लड में एंटीकोएगुलेंट नाम का एक सब्सटेंस होता है जो खून को क्लॉट नहीं होने देता, तो इसलिए हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होता। फिर उसके बाद ब्लड और लिम्फ में अगर मैं फर्क पूछूं, इधर देखें, ब्लड और लिम्फ में क्या फर्क है? ब्लड कलर्ड होता है जबकि लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। लिम्फ में कलर नहीं होता, लिम्फ कलरलेस होता है, ब्लड जो है कलर्ड होता है। ब्लड में आरबीसीज होते हैं, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते। ब्लड में भी प्लाज्मा होता है, लिम्फ में भी प्लाज्मा होता है, लेकिन दोनों के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसके कंसंट्रेशन में फर्क होता है, उसके कंसंट्रेशन में फर्क होता है। अच्छा ये बताइए, एक वर्ड सुना है एंटीबॉडीज? क्या होती है एंटीबॉडीज? जब आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन एंटर हो गया, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कोई जरासीम आपके जिस्म में एंटर हो गया, तो उससे लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ व्हाइट ब्लड सेल लड़ने के लिए पर्सनली खुद जाते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, खुद जाके हमला करते हैं। और जबकि कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं खुद लड़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि कुछ एक प्रोटीन की आर्मी बनाते हैं, जिनका नाम क्या होता है? क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम एक और भी होता है बच्चों, क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो आपकी डब्ल्यूबीसी सिक्रीट करते हैं इन्फेक्शन के आने पर, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बहरहाल ब्लड और लिम्फ में अगर पूछें हाउ ब्लड इज डिफरेंट फ्रॉम लिम्फ, तो आपको बताना है ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, बट ब्लड इज कलर्ड, लिम्फ इज कलरलेस। दूसरी बात, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, लिम्फ में जो प्लाज्मा होता है, वो दोनों के प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के कंसंट्रेशन में फर्क होता है। दे डिफर इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। अच्छा, उसके अलावा लिम्फ को कभी कभार इस नाम से भी पुकारा जाता है, क्या? किस नाम से? मिडलमैन। मिडलमैन का मतलब है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी की टिश्यूज है, दिस इज द बॉडी टिश्यूज, और ये आपकी है क्या? ये क्या है बच्चों? लिम्फ वेसल। और ये एक और ट्यूब है, इसमें क्या है? ये ब्लड वेसल, इसमें ब्लड है, ये टिश्यूज है। तो लिम्फ क्या करता है? ब्लड के कंपोनेंट्स पहले लिम्फ लेता है, फिर उसके बाद वो टिश्यू तक पहुंचाता है। इसी तरह से टिश्यू से जो चीज ब्लड में डिस्चार्ज होनी होती है, पहले वो लिम्फ में जाती है, फिर उसके बाद ब्लड में जाती है। तो यानी मीडिएटर का काम करता है ब्लड से कंपोनेंट्स लेकर टिश्यूज तक देना और टिश्यूज के कंपोनेंट को ब्लड तक पहुंचाना, ये मीडिएटर का काम करता है। इस केस को कभी कभार किस नाम से पुकारा जाता है? मिडलमैन। बात समझ आ गई? अब आते हैं, ये तो बात हुई लिम्फ की और ब्लड की। अब यहाँ पर बात चल रही है, जो ब्लड आपके जिस्म में है, तकरीबन 5 से 5.5 लीटर ब्लड एक हेल्दी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है। इस 5 से 5.5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में बार बार घुमाना होता है, बार बार सर्कुलेट कराना होता है, बार बार प्रोसीड कराना होता है। तो उसको पंप कराने के लिए यू नीड अ हार्ट, यू नीड अ मीडियम, यू नीड अ पंप। वो पंप हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, हार्ट। अब वो हार्ट के बारे में जरा सुनेंगे।
देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। समवट ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरह का होता है। पहले तो ये बताएं हार्ट की लोकेशन हमारे जिस्म में क्या है। आपकी और मेरे हार्ट की लोकेशन दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है। आपको बताया था लंग्स में एक पार्ट होता है कार्डियक नॉच। कार्डिया का मतलब हार्ट, नॉच मतलब होता है डिप्रेशन। आपके लेफ्ट लंग के अंदर आपका हार्ट धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है इन द लेफ्ट लंग। तो आपका और मेरे हार्ट के अंदर हार्ट की लोकेशन हमारे लंग्स के बीच में होती है। बट आपको ये बात मालूम होगी, नॉर्मली हमारा हार्ट ऐसे होता है, बट देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका हार्ट ऐसे होने के बजाय ऐसे होता है, अपोजिट साइड पर होता है, राइट हैंड साइड पर टिल्टेड होता है। इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। जिन लोगों का हार्ट लेफ्ट के बजाय राइट हैंड साइड की तरफ एम्बेडेड हो, ऐसे इस कंडीशन का नाम क्या है बच्चों? डेक्स्ट्रोकार्डिया। हार्ट का होना राइट हैंड साइड की तरफ इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, हार्ट अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तब इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहेंगे। अब ये बताएं, आपका हार्ट पंप करता है, आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कहते हैं सिस्टोल, SYSTOLE, सिस्टोल। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल, DIASTOLE। इधर देखो, दिस इज सिस्टोल, दिस इज डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। तो इसका मतलब आपका हार्ट जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं। जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल, DIASTOLE, डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। बात समझ आ गई? आगे सुनिए। तो बेटा दिस इज अ सिस्टोल। अब ये क्या है? इधर देखें, ये हार्ट, आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इधर देखें, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले ये 2 चैम्बर्स हैं, इनको कहते हैं एट्रिया। एट्रिया या कुछ किताबों में ऑरिकल्स वर्ड मिलेगा आपको, ऑरिकल्स या एट्रिया। तो देखो, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 एट्रिया या 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल हैं। इधर देखो, फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन के हार्ट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। एम्फीबियन के हार्ट में 3 होते हैं। और रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने होते हैं? इनकम्प्लीट 4। इनकम्प्लीट 4 होते हैं, सिर्फ 3 एनिमल को छोड़कर। एक नाम सुना होगा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेवालिस जो घड़ियाल होता है। इन 3 एनिमल्स के अंदर हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर का होता है, लेकिन बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, कुछ किताबों में 3 चैम्बर भी लिखा होगा। तो हार्ट जो है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर का होता है। आगे सुनिए मेरे बच्चों, जिन एनिमल्स के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा गया है, अलग अलग रखा जाता है, ऐसे एनिमल वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो 12 महीने थ्रू आउट द ईयर अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इस ऐसे एनिमल को वार्म ब्लडेड कहते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 12 महीने 37 डिग्री रहता है, तो यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर 12 महीने रहता है, इसलिए आप और मैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसी तरह से बर्ड्स के हार्ट के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने दिया गया है, इसलिए बर्ड्स भी हमारी तरह कैसे एनिमल्स हैं? वार्म ब्लडेड। लेकिन फिश के हार्ट में मिक्स हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है फिश के हार्ट में, एम्फीबियन के हार्ट में और रेप्टाइल्स के हार्ट में। इसलिए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस ये सारे के सारे कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के लिहाज से बदलते रहते हैं, उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जबकि आप और मैं कैसे एनिमल्स हैं? वार्म ब्लडेड। बात समझ आ गई? वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। अब सुनिए, अब मैंने आपको बताया सिस्टोल, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। इसलिए
आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया हो या अपने पापा का, अपनी मदर का, घर में किसी का चेक किया हो, जब भी आपको ब्लड प्रेशर नापना होगा, मेजर किया जाएगा, तो आपको दो वैल्यूज बताई जाती हैं। आपको जब दो वैल्यूज बताई जाती है, देखिए आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे प्रेशर उसका अंदर का ज्यादा होता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त इसका प्रेशर कम होता है, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक हेल्दी ह्यूमन हार्ट के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, कितना होता है 120 mm ऑफ मर्करी। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, कितना 120/80। ये नॉर्मल वैल्यू है। हो सकता है आपका 120/82 हो, 120/78 हो, नॉर्मल, यानी थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन हाँ, अगर ये वैल्यू सिस्टोलिक प्रेशर, जो आपका हार्ट का कंट्रैक्शन प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हार्ट के अंदर जो प्रेशर है वो 120 जो होना चाहिए, अगर ये वैल्यू 140 को पार कर जाए, 140 को पार कर जाए और ये वाली वैल्यू 80 वाली 90 को क्रॉस कर जाए, तो इस कंडीशन को डॉक्टर्स कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आम जबान में हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो उससे खतरा बन जाता है। देखो, ये जो नस है जो ब्रेन तक जा रही है, ये जो ब्लड वेसल ब्रेन तक लेके जाने वाली है, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो कई बार चांसेस होते हैं कि ये ब्रेन में जाके फट जाए, ब्रेन में जाके बर्स्ट हो जाए। उसको कहते हैं स्ट्रोक, STROKE, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन में जाके ब्लड वेसल अगर फट जाए उसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है। डिपेंड करता है खून का जो ब्लीडिंग हुई है वो ज्यादा हुई है या खून क्लॉट कहां हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आमतौर पर इसकी वैल्यू 120/80। अब जरा देखें इधर, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन कुछ इस तरह से, लेकिन समझिए क्या मतलब, क्या मतलब बताओ। जब आपका हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होता कि चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बल्कि आपके दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है और फिर दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है। पहले सिस्टोल एट्रिया का एक साथ होता है, फिर वेंट्रिकल का, लाइक दिस, ऐसे होता है। समझ आ रही है बात? अब सुनिए, सबसे पहले बच्चों क्या होता है, आपके हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से जो गंदा ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपकी लेग से, आपके फीट से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके एब्डोमेन का, लोअर एब्डोमेन का, आपकी लेग का, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ लाने वाली ये ट्यूब होती है। इस ट्यूब का नाम मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मतलब यहां पर नाम से अंदाजा हो रहा है, इंफीरियर मतलब नीचे से, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से, हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नीचे से ऊपर की तरफ लाने वाली ट्यूब का नाम है इंफीरियर वेना कावा। ये बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। अगर आपसे लार्जेस्ट वेन का नाम पूछें तो वो लार्जेस्ट वेन जो है वो कौन सी है बॉडी की? लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वेना कावा। इसी तरह से देखें, आपके हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से, आपके ब्रेन से, आपकी आईज, आपका नेक में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाने वाली ट्यूब कौन सी है? देखिए उसका नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर से ब्लड आती है, जबकि इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। कहां पर? कौन सा चैम्बर है? राइट एट्रियम। देखो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया है, कैसा ब्लड आ रहा है आपके राइट एट्रियम में? इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, राइट सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, ऑक्सीजन निकल चुका है, वो वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जरा देखें, आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ना एक चीज होती है वॉल्व। वॉल्व का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी चीज को, किसी लिक्विड को वापस जाने से रोके, वापस बैकफ्लो होने से रोके, तो उसको वॉल्व कहते हैं। जैसे आपके घर में बोरिंग पंप लगाया हुआ है, आपने पंप से पानी को ऊपर आप पुश कर रहे हैं, टैंक आपके टेरेस पे है, छत पर है, तो आपने पानी को नीचे से पंप करके ऊपर तक पहुंचाया, आप ये चाह रहे हैं पानी बैकफ्लो ना करे, तो इसके लिए आपके टैंक में ना वॉल्व लगाया जाता है। वॉल्व का मतलब होता है कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो लिक्विड को वापस जाने से रोके, तो उसको कहते हैं वॉल्व। आपके हार्ट में भी खुदा ने वॉल्व दिए हैं। यहां पर 3 फ्लैप वाला वॉल्व होता है, इसका नाम होता है क्या? देखो क्या नाम है बच्चों इसका? क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 ट्राई मतलब 3 फ्लैप वाला, कस का मतलब होता है फ्लैप, 3 फ्लैप वाले वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। और ये वाला जो वॉल्व होता है इसमें 2 फ्लैप होते हैं, तो इसका नाम क्या है? क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, 2 फ्लैप हैं तो बाइकस्पिड, यहां 3 फ्लैप है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा यहां पर भी ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना बड़ी सी, इसका नाम होता है एओर्टा। ये वाली जो ट्यूब होती है इसका नाम होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली जो ट्यूब होती है इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये वाली जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं इनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज हैं। और ये वाले जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये क्या है? क्या है बच्चों? सेमी लूनर वॉल। सेमी मतलब आधा, हाफ। लूनर मतलब लूनर, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। लूनर मतलब मून को कहते हैं भाई। सोलर मतलब सन, लूनर मतलब मून। तो ये वाले जो वॉल्व होते हैं कुछ इस शेप के होते हैं, देखो हाफ मून शेप के नजर नहीं आ रहा? इनका अपीयरेंस हाफ मून शेप की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व। भारत, अब जब आपके हार्ट के लोअर पोर्शन से और सुपर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये ट्यूब लेकर आती है, इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है, और हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से ये वाली ट्यूब लेकर आती है, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। कहां पर ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम। दोबारा सुन लीजिए, ये वाली ट्यूब इंफीरियर वेना कावा आपके बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे से हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर पहुंचती है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये आपके हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से, सुपीरियर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है कहां पर? राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। जब आपके हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड भर गया तो जब देखें फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस वॉल्व पे प्रेशर लगेगा और ये वॉल्व खुल जाएंगे। जब ये वॉल्व खुल गए तो ये ब्लड कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? राइट एट्रियम से कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब इसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा हार्ट का। जब आप वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड जो वेंट्रिकल में भर गया था वो वापस बैकफ्लो करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से फौरन ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? वॉल्व क्लोज। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ब्लड आने के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, बैकफ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन वॉल्व क्लोज हो जाएगा और वॉल्व क्लोज होने की वजह से ये ब्लड वापस नहीं जा पाएगा। जब ये जा नहीं पाएगा तो अब ये इसको कहीं तो जाना है, तो ये इस ट्यूब में एंटर हो जाएगा। देखो ये कौन सी ट्यूब है? पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, कहीं पर भी पल्मोनरी वर्ड सुनते हो पल्मोनरी का मतलब लंग्स, तो ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां लेके जा रही होगी? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन होता है, ये ब्लड कैसा था देखो, जब वेंट्रिकल ने पुश किया कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को और लंग्स में लेके जाएगी, लंग्स में सांस लेते हो तो ऑक्सीजन होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। लंग्स में जाकर ये जो ब्लड जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेट होने के बाद इस ब्लड को वापस हार्ट के अंदर लाने वाली ट्यूब का नाम क्या है? लेकर कौन सी गई थी? पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई थी, कौन सा ब्लड था? लेकिन जो वापस लेकर आई है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड वापस लाई है? ऑक्सीजनेटेड। कौन से चैम्बर में लाई है? लेफ्ट एट्रियम। आपके हिसाब से ये राइट नजर आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लेफ्ट है, पेशेंट के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट है। तो राइट ये वाली क्या नाम है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद उसको ये ट्यूब पल्मोनरी वेन लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस वॉल्व पे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से ये वॉल्व क्या हो जाएगा बच्चों? ओपन हो गया। वॉल्व ओपन हुआ तो ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। उसके बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से क्या होगा? ये वॉल्व क्लोज हो गया। जब ये वॉल्व क्लोज हुआ तो जाहिर है कि वॉल्व के क्लोज होने की वजह से ये ब्लड वापस तो नहीं जा पाएगा, अब ये इस ट्यूब में एंटर हो जाएगा। कौन सी ट्यूब में? ये जो बड़ी सी ब्रांच आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? एओर्टा। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। तो देखो, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहां पर? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया? लंग्स में। लंग्स में जाकर कैसा हो गया? ऑक्सीजनेट होने के बाद उसको वापस हार्ट में कौन लेकर आ रही है? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लाई है? कौन से चैम्बर में लाई है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड कहां जाएगा? कैसा ब्लड है? उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से कहां जाएगा? पूरी बॉडी में। तो आपने देखा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में। तो आपने देखा हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री कितनी बार हो रही है? ब्लड कितनी बार एंटर हो रहा है हार्ट में? 2 बार। पहली बार ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग्स में जाके फिर वापस आया किस फॉर्म में? तो क्योंकि हार्ट में, आपके मेरे हार्ट में ब्लड की एंट्री 2 बार हो रही है, एक बार एज एन ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगली बार एज एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। जब किसी एनिमल के या ह्यूमन के हार्ट में ब्लड की एंट्री 2 बार होती है, when blood enters in the heart twice, first time as a deoxygenated blood and second time as an oxygenated blood। हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री अगर 2 बार हो रही है तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन मैमल्स के हार्ट में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया जिन एनिमल्स के अंदर हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है, मिक्स नहीं होते, वो एनिमल कैसे होते हैं? वो एनिमल कैसे होते हैं?
वार्म ब्लडेड, जिन एनिमल्स के हार्ट में ब्लड मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, वो एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं। आप और मैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। बर्ड्स के हार्ट में भी ऐसा ही होता है, बर्ड्स भी अपनी बॉडी का टेंपरेचर नहीं चेंज करती, तो बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड है। समझ आ गई बात? अच्छा सुनिए, ये तो हुई बात हार्ट की। हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन, ये देखें एओर्टा से ब्लड कहां जा रहा है? एओर्टा का काम क्या है? एओर्टा ब्लड को कहां लेके जा रही है? पूरी बॉडी में। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। याद रखना, लार्जेस्ट वेन कौन सी है बॉडी की? इंफीरियर वेना कावा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और इंफीरियर वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। तो इससे पहले कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच पाता, तो ये जो 3 ब्रांचेस आप देख रहे हैं, कोरोनरी आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी हैं। ये आर्टरीज आपकी हार्ट की खुद की मसल्स को खून सप्लाई करती हैं। हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है? कोरोनरी आर्टरी। तो these coronary arteries are concerned with supply with oxygenated blood to heart muscles. आपकी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली ये ब्रांचेस हैं, जिनका नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरीज। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कोई रास्ता तंग हो जाए, ब्लॉकेज आ जाए, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए या खून का क्लॉट बन जाए, खून का एक क्लॉट बन जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये कोरोनरी आर्टरी का रास्ता तंग हो जाएगा, खून की सप्लाई ठीक से नहीं होगी। अगर हार्ट की मसल को ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी, तो हार्ट की मसल कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ना चेस्ट में पेन रहना शुरू कर देगा उस पेशेंट के, और इस पेन का नाम होता है क्या कहते हैं इसको? एंजाइना पेन। एंजाइना पेन कहते हैं जिस पेशेंट के हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसका रास्ता तंग हो गया, इसकी ब्लॉकेज हो गई, 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज अगर है, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल कमजोर होने लगती हैं, और एक वक्त आता है कि ये ब्लॉकेज कितना हो जाता है? क्या? 100% ब्लॉकेज। जैसे ही 100% ब्लॉकेज होगा, हार्ट, मान लो ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर यहां पे 100% ब्लॉकेज हो गया, ये 100% ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की किसी मसल को खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। जैसे ही खून की सप्लाई हार्ट की मसल्स को नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी, उसकी वजह फौरन पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक जब आता है तो हार्ट अटैक का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमआई कहते हैं। हॉस्पिटल में कई बार तुमने कहते हुए सुना होगा, पेशेंट को एमआई हुआ है। एमआई का मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको आम जबान में हम हार्ट अटैक कहते हैं। बात समझ आ रही है? जिस पर्सन को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का सिम्टम होता है, हार्ट अटैक में चेन, यहां पर चेस्ट की मसल के अंदर यहां पे पेन की शुरुआत होगी, और ये पेन धीरे धीरे रेडिएट करता हुआ कहां जाएगा? लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएगा। ये पेन रेडिएट कर लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएगा, और पेशेंट को इसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे। ये सिम्टम है हार्ट अटैक। पेन की शुरुआत यहां होना, पेन का मूव करना लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, ये पेशेंट की पहचान है हार्ट अटैक। आपको बताया गया था पहले भी एक बार कि अगर किसी पर्सन को आपके सामने हार्ट अटैक आया, तो आपको उस वक्त फौरन क्या करना होता है? क्या करेंगे? अगर आपको किसी पर्सन को हार्ट अटैक आपके सामने आया, उस पेशेंट के साथ आप क्या शुरू करेंगे? क्या करेंगे आप उसको? सर एक दवाई होती है, वो दवाई एक दवा आपको बताई थी, सॉल्वेट्रेट डाइनाइट्रेट। ये दवा सॉल्वेट्रेट डाइनाइट्रेट हम सबके घर में होनी चाहिए। ये दवा लेकर आपने पेशेंट की जबान के नीचे रखना है।
वो दवा पेशेंट की जबान के नीचे रखनी होती है जिसका नाम होता है सॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट। ऐसा करने से पेशेंट का दर्द थोड़ी देर के लिए थोड़ा कम हो जाता है। मतलब ये कि आपको इंस्टेंटली जिस पर्सन को अगर आप कंफर्म है पेशेंट इज हैविंग हार्ट अटैक, तो उस केस में सॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट लेकर उनकी जबान के नीचे रख दीजिए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं सीपीआर चेस्ट दबाते हैं, वो हार्ट अटैक में नहीं है। चेस्ट कंप्रेशन जो सीपीआर देते हैं वो हार्ट अटैक में नहीं देते, कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है एक पर्सन खड़े खड़े अचानक जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर गया, तुमने चेक किया हार्ट बीट भी नहीं आ रही, सांस भी नहीं आ रहा। उस केस में यानी हार्ट बंद हो जाए, हार्ट बंद हो जाए तब उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उस केस में या तो आपको क्या करना है, सीपीआर देना है, चेस्ट दबाना है, या हॉस्पिटल में देखा होगा आपने डिफाइब्रिलेशन, डिफाइब्रिलेटर होता है चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है, तो डिफाइब्रिलेटर से स्टिमुलेट करते हैं या सीपीआर देना होता है। एक होता है कार्डियक, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब